रीबर्थ ऑफ बर्निंग लव एपिसोड 10 अग्निवंशी मेंशन। शशांक कॉल उठाकर बोला यस नेश। नेश थियो शशांक का बॉडीगार्ड अंगरक्षक है जो उसके हर उस वक्त साथ रहता है जब शशांक अपनी ब्लैक वर्ल्ड यानी माफिया के काम करे। ये नॉर्मली ज्यादा काफी किसी के सामने नहीं आता है। शशांक को भी ये तभी कॉल करता है जब नेश के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या कुछ और काम। दूसरी तरफ से नेश की आवाज आई बॉस कुछ काम से आपको शैडोब्रोक आना होगा। उसकी बात सुन शशांक ओके बोल फोन रख देता है। वो उठते हुए बोला अब्रम मुझे कुछ काम से जाना है, कोई पूछे तो बोल देना। उसकी बात सुन अब्रम खड़े होते हुए बोला पर बात क्या है, उसने क्यों कॉल किया? शशांक वो बाहर जाकर ही पता चलेगा। अब्रम मैं भी चलूंगा तेरे साथ। शशांक बाहर जाते हुए बोला कोई जरूरत नहीं है। ये बोल वो चला गया और अब्रम उसे घूरते रह गया। शशांक रूम में आया तो स्मृति वहां नहीं थी। वो जल्दी वार्डरूम से अपनी गन लेकर बाहर आ गया। वो बाहर अपनी कार तक आया तो उसने पहले से ओरियन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और पैसेंजर सीट पर अब्रम। ओरियन को तो नेश ने इन्फॉर्म कर दिया था लेकिन अब्रम कहाँ बात मानने वाला था। शशांक बैक सीट पर जाकर बैठ गया तो ओरियन ने कार स्टार्ट कर दी। 1 घंटे बाद मुंबई से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक विला बना था जो काफी सुंदर था, बिल्कुल व्हाइट कलर से ढका हुआ था। सिक्योरिटी काफी टाइट थी, हर तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे। ओरियन ने कार उस विला के सामने रोकी। वो तीनों कार से बाहर आए तो उनके सामने एक लड़का आकर ग्रीट करता है। वो लड़का दिखने काफी अच्छा था, देखकर लग रहा था कि 26-27 साल का ही है। ब्राउन हेयर, हाइट 6.6, ब्लू आइज, सांवला रंग, वो किसी बॉडी बिल्डर की तरह था। उसने लॉन्ग कोट पहना था और हाथों में ग्लव्स पहने थे। वो कोई और नहीं नेश था। कोष्टक ओरियन मतलब पता चल गया ये किसका काम था। नेश यस सर, आई हैव कम टू नो हुज वर्क दिस इज, ही इज अ फॉरेन बॉय। वो तीनों विला के अंदर बने एक रूम में जाते हैं जहां एक लड़के को कुर्सी से बांध रखा था। वो दिखने में 25-26 साल का ही लग रहा था। उसके मुंह और शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी, लग रहा था जैसे बहुत बुरे तरीके से उसकी धुलाई हुई है। शशांक उसके सामने पड़ी एक चेयर पर जाकर बैठ गया। वो अपनी गन उसके पैरों पर पॉइंट करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला टेल मी ऑन हुज एडवाइस डिड यू डू दिस। उसकी बात सुन वो बंधा हुआ आदमी मुश्किल से बोला आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। शशांक तिरछा मुस्कुरा कर बोला आई डोंट लाइक लायर्स एंड इवन मोर सो आई हेट पीपल हु प्रिटेंड नॉट टू नो बट ओके लेट मी रिमाइंड यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बोल वो उसके लेफ्ट पैर पर गोली चला देता है। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा, आवाज इतनी तेज थी कि विला के हर कोने में फैल गई। वो लड़का झटपटाते हुए बोला फॉरगिव मी मिस्टर अग्निवंशी, आई हैड अ कंपल्शन टू किल हिम। उसकी बात सुन शशांक गन अपने फोरहेड पर रब करते हुए बोला ओ रियली, यू डिस्ट्रॉयड अ हाउस फॉर योर ओन बेनिफिट एंड नाउ यू आर अपोलोजाइजिंग टू मी। वो लड़का करहाते हुए माफी मांगने लगा। शशांक उसे याद दिलाते हुए बोला यू शॉट माई एम्प्लॉईज लेफ्ट लेग जस्ट लाइक दैट, राइट? वो लड़का रोते हुए बोला आई डिडंट नो ही वॉज योर एम्प्लॉय, प्लीज लेट मी गो। शशांक गुस्से से उठकर बोला आई विल लेट यू गो बट हेल, आई विल किल यू जस्ट लाइक यू किल्ड माई इनोसेंट एम्प्लॉय। You too should know what it means to die in agony. उसकी बात सुन वो लड़का चिल्लाने लगा, वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। शशांक का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। वो नेश से बोला बताओ नेश, इसने कैसे मारा था? नेश बिना किसी भाव के बोला बॉस, जब उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इसने हमारे एम्प्लॉय के चारों हाथ पैरों को गोलियों से भून दिया। उसके बाद उसने कुछ देर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया और लास्ट में उसके हेड पर गोली मार दी। जिसे सुन शशांक अपनी गन पॉइंट करते हुए बोला गेट रेडी टू डाई। उसकी बात सुन वो लड़का माफी मांगते हुए बोला प्लीज मिस्टर अग्निवंशी लेट मी गो, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द पर्सन हु गेव मी दिस वर्क। शशांक अपने दांत पीसते हुए बोला यू थिंक आई विल नीड यू टू रीच दैट पर्सन, नेवर। शशांक उसे गोली मारता उससे पहले अब्रम बोला शशांक एक बार सोच लो, ये काफी छोटा है, उसे इतनी बेरहम मौत देना सही नहीं होगा। ये बोलने में अब्रम ने काफी हिम्मत जुटाई थी। उसकी बात सुन शशांक लाल आंखों से उसे देखकर बोला छोटा बच्चा नहीं है अब्रम, इसने एक अपने ही उम्र के लड़के को मारा है और न जाने कितनों को इतने बुरे तरीके से मारा है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। और इससे भी जरूरी मेरे एम्प्लॉय मेरे लिए काम करते हैं और जो मेरे लिए काम करता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये बोल उसने उस लड़के पे बेधड़क गोलियां चला दी। शशांक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे लग गए थे।
शशांक ने जितनी भी गोलियां चलाई वो सारी उस लड़के के हाथों और पैरों में लगी, जिससे वो लड़का अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसके पूरे शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। वो लड़का दर्द से कराह भी नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल शांत सा पड़ा था। ओरियन और नेश बिना किसी भाव के वो मंजर देख रहे थे, लेकिन अब्रम की आंखें ये सब देख ना सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब्रम के मन में काफी सॉफ्टनेस थी, वो अपने सामने किसी को दर्द में नहीं देख सकता था, और यहाँ तो शशांक ने एक जिंदा लाश बना दिया था अपने सामने बंधे लड़के को। पर वो कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था शशांक सही है। उस लड़के ने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उनके एक मासूम एम्प्लॉय की जान ले ली थी, वो भी काफी बुरे तरीके से। शशांक उस लड़के के पास गया और उसके सर पर गन रखकर बोला, डोंट फॉरगेट टू गो अप एंड अपोलोजाइज टू हिम। ये बोल उसने गोली चला दी और उस लड़के की सांसें वहीं रुक गई। उसके सर से खून फूट पड़ा और शशांक के चेहरे पर कुछ छींटे उछल गए। शशांक अपना रुमाल निकाला, अपना चेहरा साफ करता है, और जैसे ही जाने को मुड़ता है उसकी नजर कोने में घुसकर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो अपने मुंह पर हाथ रख अपनी आवाज बाहर निकलने से रोक रहा था। उसका शरीर पूरा पसीने से तरबरद था। उसे देख शशांक को पहचानने में मुश्किल हुई, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो वो रौनक भाटिया था। ओरियन और अब्रम ने भी उसे देखा तो पहचानने में उन्हें भी मुश्किल हुई, क्योंकि उसके चेहरे का नक्शा पूरा बदला हुआ था। शरीर के हर अंग पर निशान थे, जैसे उसे काफी मारा गया हो। शशांक अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसे देख रौनक की जान निकल गई। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। शशांक अपने पैरों के पंजों पर बैठकर बोला, वेल रौनक भटिया, कैसा लगा यहाँ आकर? मन तो लग गया ना? उसकी बात सुन रौनक उससे नजरें नहीं मिला रहा था, और वही शशांक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी शर्द आवाज में बोला, तुमने सुना ना अभी मैंने क्या कहा? मेरे एम्प्लॉय मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सोच रहा हूं तुम्हारा भी हिसाब करके ही जाओ। ये सुन रौनक की आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो शशांक के पैरों में घिरते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की से माफी मांग लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन शशांक खड़ा होकर बोला, माफी मांगने से गलती खत्म नहीं हो जाती। तुम ये तब तक भुगतोगे जब तक तुम्हारी जान नहीं निकल जाती। ये बोल वो बाहर चला गया, और उसके पीछे अभ्रम, ओरियन और नेश भी। वो बाहर आया तो नेश उसके पीछे आते हुए बोला, बॉस, ओरियन सर के कहने पर हमने रितेश रॉय को बर्बाद कर दिया, पर जिन लोगों ने मंदिर में हमला किया था उनका क्या करना है? उसकी बात सुन शशांक बिना भाव के बोला, जाने दो उन्हें, लेकिन उन्हें ये अच्छे से समझा देना कि आइंदा नजर ना आए। ये बोल वो 2 कदम आगे बढ़ाता है कि नेश फिर बोला, बॉस एक और बात, मिस्टर इंद्रिक सारंग 2 दिन पहले ही इंडिया आए हैं। उसकी बात सुन शशांक के कदम रुक गए। ओरियन भी ये नाम सुनकर रुक गया। वही अब्रम ये नाम सुन कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। शशांक जाते हुए बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नजर रखना। ओरियन और अब्रम भी उसके पीछे चले गए। कुछ देर बाद वो लोग कार में थे और कार सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। अब्रम चुप्पी तोड़ते हुए बोला, वैसे मैंने ये एंड्रीक नाम पहले भी सुना है, पर कहाँ सुना, याद क्यों नहीं आ रहा? शशांक उसकी बात काटकर बोला, ओरियन मैं आज घर नहीं आ रहा, तुम गाड़ी होटल की तरफ मोड़ लो। वो ऐसी हालत में स्मृति के सामने नहीं जाना चाहता था। ओरियन हाँ में सर हिला गाड़ी मोड़ देता है। रात के 12 बजे स्मृति बेड पर अकेले लेटी हुई थी। वो कब से शशांक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। उसे लग रहा था कि शशांक उसके कुछ ना बोलने पर नाराज है, इसीलिए वो बाहर चला गया। स्मृति की आंखों में आंसुओं की बूंदें लुढ़क गई। उसे शशांक को बताना चाहिए था कि वो भी उससे कितना प्यार करती है। वो अपना फोन लेकर शशांक के नंबर निकालती है, जिसपे हब्बी लिखा था। वो उसे कॉल करती, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। फिर उसने आंसू लुढ़काते हुए उसे मैसेज किया, आप कब तक आएंगे? ये मैसेज कर उसकी नर्वसनेस का कोई ठिकाना नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल धक धक कर रहा था। ऊपर से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मैसेज सीन होने का इंतजार कर रही थी। इधर होटल में शशांक कुछ फाइल्स रीड कर रहा था, क्योंकि उसे स्मृति के बिना नींद तो आने से रही। तभी उसके फोन पर मैसेज की रिंग बजी। शशांक एक नजर उसे देख इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर कुछ सोच फोन को ऑन करता है। स्क्रीन पर स्मृति का मैसेज देख उसने जल्दी अपना काम छोड़ उसका मैसेज चेक किया, जिसे पर उसे काफी खुशी हुई। इधर स्मृति खुद को शांत करती है और फोन साइड में रखने को होती है, उससे पहले उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कैपते हाथों से फोन उठाकर कान पर लगाती है। उधर से शशांक अपनी डिप वॉइस में बोला, तुम अभी तक सोई नहीं, जान सकता हूं क्यों?
स्मृति ये सुन हकलाते हुए बोली, वो हमें नींद नहीं आ रही थी। उसकी बात सुन शशांक बोला, और आपको नींद क्यों नहीं आ रही? ये सुन स्मृति अब क्या बोलती वो कुछ नहीं बोली, जिसपे शशांक हल्का स्माइल करके बोला, मेरी आवाज सुनकर नींद आ गई क्या? स्मृति जल्दी से बोली, अरे नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि आप कब तक आएंगे। ये सुन शशांक थोड़ा हैरान हुआ, इसका मतलब वो उसका इंतजार कर रही थी। वो बोला, तुम मेरा वेट कर रही हो? नहीं, मतलब हाँ, स्मृति कंफ्यूजन से बोली। जिसे सुन शशांक, हाँ या ना? स्मृति, वो आप अभी तक आए नहीं तो हम? उसकी बात सुन शशांक को लगा कि कहीं उसने मेंशन ना जाकर गलती तो नहीं कर दी। उसे काफी बुरा लगा। वो बोला, चलो अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। उसकी बात सुन स्मृति उदास हो गई, वो कुछ नहीं बोली, जिसपे शशांक बोला, क्या हुआ वाइफी? स्मृति उसकी बात पर धीरे से बोली, कुछ नहीं। शशांक, अच्छा, तो फिर मैं अभी ही आ जाता हूँ, शायद तुम काफी मिस कर रही हो मुझे। उसकी बात सुन स्मृति बोली, अरे नहीं नहीं, अब्रम जी ने कहा कि आप किसी काम से बाहर हो तो आप अपना काम कीजिए। ये सुन शशांक बोला, पक्का स्मृति जी? शशांक, तो चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। स्मृति मुस्कुरा कर लेट जाती है और फोन को अपने कान के पास रख लेती है। सुबह का वक्त, समय 11:35। महादेव का मंदिर। स्मृति अपने सामने खड़े इंसान को आंखें फाड़े देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके सामने सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके पेट के आगे एक इंसान का हाथ था, जिसने एक खंजर रोक रखा था अपने हाथ से। आसपास लोग इकट्ठा होकर आंखें फाड़े वो दृश्य देख रहे थे। सभी की रूह कांप गई थी उस भयानक मंजर को देखकर। फ्लैशबैक, कुछ घंटे पहले सुबह के 8 बजे। आज स्मृति बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे आई। कल रात शशांक से बात करने के बाद उसका मन काफी शांत था। वो खुश भी दिख रही थी और उसकी दो वजह थी। पहली कि शशांक उससे नाराज नहीं था, और दूसरी उससे भी जरूरी कि आज शिवरात्रि थी। आज उसका व्रत था। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने येलो एंड व्हाइट ओम्ब्रे नेट की साड़ी पहन रखी थी, जिसपे गोटा पत्ती का वर्क था। बाल खुले थे, चेहरे पर कुमकुम की छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में येलो एंड व्हाइट मिक्स चिड़िया पहनी थी। वो आज काफी सुंदर दिख रही थी। वो रंग उसपे काफी खिल रहा था। वो नीचे आए और दादाजी और नोआन के लिए जल्दी से चाय बनाकर लिविंग रूम में लेकर आए। वो उन्हें चाय देकर जल्दी उनके पैर छूती हैं। दादाजी चाय लेते हुए बोले, मंदिर जाने की तैयारियां हो गई बेटा? स्मृति जी, दादाजी हो गई। तभी अब्रम आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिसपे सभी स्माइल कर देते हैं। अब्रम स्मृति से बोला, भाभी आप कहीं जा रही हो? स्मृति, हाँ, आज शिवरात्रि है तो हम और ईवा मंदिर जा रहे हैं। उसकी बात सुन अब्रम गंभीर होकर बोला, आप दोनों अकेले जा रही है? दादाजी नहीं, पूरे मुंबई को भी साथ ले जा रही है। जिसपे नोआन हंस दिए। अब्रम स्मृति से बोला, आप कुछ देर रुक सकती है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। आपका अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं आता हूँ आपके साथ। जिसपे स्मृति से पहले दादाजी बोले, अरे तुम खेमखा इन्हें लेट कर दोगे? पहले ही वो काफी लेट हो चुकी है, मुहूर्त निकल जाएगा। अब्रम खड़े होते हुए बोला, जो भी हो दादाजी, मैं ऐसे भाभी को अकेले नहीं जाने दूंगा। ऊपर से अगर शशांक को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। स्मृति, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अब्रम, भाभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, आपको लेकर तो बिल्कुल नहीं। दादाजी उसे रोकते हुए बोले, अरे रुक जा नालायक, वो अकेली नहीं है, साथ में पूरी फौज जा रही है उसके। ये सुन अब्रम उन्हें देखने लगा तो वो आगे बोले, अरे इनके साथ बॉडीगार्ड भी जा रहे हैं, अगर कुछ भी होगा तो बॉडीगार्ड है वहां। ये सुन अब्रम हल्का शांत हुआ। उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। उसकी बात सुन स्मृति मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। तभी ईवा भी वहां आ गई। उसने आज स्मृति के कहने पर लॉन व्हाइट कलर का सूट पहना था। कली हेयर खुले थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो काफी सुंदर लग रही थी। महादेव का मंदिर, समय 11:15। स्मृति और ईवा मंदिर आए तो वहां आज लोग रोज की अपेक्षा ज्यादा थे। स्मृति थाल लेकर ईवा के साथ मंदिर की तरफ बढ़ गई। सारे बॉडीगार्ड मंदिर के आसपास फैल गए। दूसरी तरफ अब्रम उनके जाने के बाद किसी को कॉल करता है। कुछ ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और आवाज आई, यस अब्रम सर। अब्रम, नेश मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुम अभी वहां अपने कुछ काबिल बॉडीगार्ड को भेजो और भाभी पर दूर से ध्यान रखने का बोलो, उन्हें कोई खतरा ना हो और ये भी ध्यान रहे कि उन्हें शक ना हो। नेश, ओके सर, समझ गया, आप फिक्र ना करें, मैं अभी भेजता हूं। ये सुन अब्रम फोन काट देता है और उसे लोकेशन भेज देता है।
मंदिर में स्मृति और ईवा पूजा कर चुकी थी। अब वो दोनों मंदिर की परिक्रमा लगा रही थी। स्मृति को वो दिन याद आया जब उसने फिर अपने डर को इतने पास से देखा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ये सोच वो काफी शांत थी। इधर मंदिर के बाहर 5-6 गाड़ियां एक साथ रुकी। उन सभी से एक ही यूनिफॉर्म पहने काफी सारे बॉडीगार्ड निकले और अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए। सबसे बीच वाली कार की पैसेंजर सीट से एक लड़का बाहर आया और पीछे का गेट खोल दिया। उसमें से एक लड़का पूरे रोब से बाहर निकला, जो दिखने में काफी हैंडसम था। हाइट 6.3, ब्लैक हेयर जेल से सेट किए हुए, गोरा रंग, आंखों पर सैज चढ़े थे। ब्लैक बिजनेस सूट में काफी स्मार्ट और दिखने में 28-29 साल का लग रहा था। वो बाहर आया तो वो लड़का जिसने गेट खोला था वो कार से पूजा की थाली निकालता है और उस लड़के के आगे कर देता है। वो लड़का एक हाथ से थाल लेकर दूसरे हाथ से अपने सैज निकाल उस दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा देता है। उस लड़के ने सैज लिए और उसके पीछे चल दिया। इधर मंदिर में स्मृति और ईवा बातें करते हुए बाहर आती हैं। स्मृति बाहर सभी को प्रसाद दे रही थी और ईवा इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर भीड़ में एक आदमी पर गई जो स्मृति पर गन पॉइंट किए खड़ा था। ये देख ईवा की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें ही रुक गई। उसने आसपास देखा, उनका एक भी बॉडीगार्ड नहीं था। उसने फिर से उस तरफ देखा तो वो आदमी गोली चला देता है। ईवा ने ये देख बिना देरी किए स्मृति को पूरी जान लगाकर धक्का दे दिया, जिससे स्मृति अचानक नीचे गिर गई। वो ईवा को हैरानी से देखने लगी। गोली सीधा पीछे पिलर पर लगी। गोली पब्लिक प्लेस में चली थी और उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि बंदूक में साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए किसी को आवाज नहीं आई। ईवा ने सामने देखा तो वो आदमी उसे कहीं नहीं दिखा। ईवा जल्दी स्मृति के पास आकर उसे उठाते हुए बोली, स्मृति जी, जल्दी उठिए, आप पर अभी गोली चली है। शायद कोई है यहाँ और हमारे बॉडीगार्ड भी नहीं है आसपास। कुछ गड़बड़ है, जल्दी भागिए यहाँ से। स्मृति ये सुन कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी बात सुन वो जल्दी खड़ी हुई और ईवा के पीछे भागने लगी। तभी एक आदमी स्मृति के पैर में पैर उलझा देता है, जिससे स्मृति जोर से मुंह के बल जमीन पर गिर गई। ईवा उसे उठाती उससे पहले वो आदमी उसके गले पर चाकू रख देता है और स्मृति पर गन तान देता है। स्मृति की आंखों में खौफ था, पर ईवा के लिए उसकी गर्दन पर चाकू देख स्मृति को कुछ समझ नहीं आया। वो आदमी उस पे गोली चला पाता उससे पहले ईवा एक स्ट्रेट किक मार उसकी गन हाथ से गिरा देती है, जिससे उस आदमी का ध्यान भटक गया। वो ईवा पर चाकू चला पाता उससे पहले स्मृति ने पीछे से उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे चाकू ईवा की गर्दन से हट गया। ईवा ने मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ को मोड़ दिया। वो स्मृति से बोली, आप भागिए, बाहर हमारे गार्ड होंगे, आप जाइए और उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। स्मृति मना करते हुए बोली, नहीं, आप भी चलिए, हम अकेले नहीं जाएंगे। ये सुन ईवा बोली, हमें नहीं पता कि यहाँ और कितने लोग हैं जो हमारे पीछे हैं, इसीलिए जाइए आप, हम दोनों इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्मृति साइड में पड़ी पूजा की थाल को उठाकर जोर से उस आदमी के सर पर मारती है, लेकिन उस आदमी को ज्यादा जोर से नहीं लगी। फिर भी उस आदमी को दर्द जरूर हुआ। स्मृति ईवा को भागने को कहती है तो ईवा उसके साथ भागने लगी। स्मृति पीछे देखकर भाग रही थी कि तभी आगे से आ रहे किसी आदमी से वो जोर से टकरा जाती गई। उसे लगा जैसे वो किसी पत्थर से टकरा गई हो। वो पीछे गिरने को हुई, उससे पहले उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आदमी उसे देखता रह गया। उस आदमी के हाथ में जो थाल थी वो गिर गई थी। ईवा जल्दी स्मृति के पास आकर बोली, स्मृति जी भागिए जल्दी। स्मृति ने एक नजर उस आदमी को देखा और अपना हाथ छोड़ा भागने लगी। वो दोनों 3 या 4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि 5-6 लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देख ईवा और स्मृति काफी घबरा गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, ऊपर से इतने सारे लोग, क्या वो दोनों इनका मुकाबला कर पाती? असंभव। वो आदमी पलटकर उन दोनों को देखता है और इतने लोगों को और उनके हाथों में हथियार देख वो वहीं रुक गया। उसके साथ जो वो दूसरा लड़का था वो उससे बोला, बॉस हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ खतरा हो सकता है आपको। ये सुन वो आदमी कुछ नहीं बोला, वो बस स्मृति को ही देख रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने उसे कवर कर लिया था। एक आदमी भाग कर आया तो ईवा ने घूमकर एक जोर से लात उसके सीने पर मार दी, जिससे वो आदमी काफी दूर जाकर गिरा। दूसरा आदमी ईवा को पीछे मारने को हुआ तो स्मृति ने अपने हाथ में पकड़ी थाल घुमाकर उसके शोल्डर पर मार दी, जिससे वो आदमी धम से जमीन पर गिर गया। ईवा अपने सामने खड़े आदमी को मारती उससे पहले उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसे देख स्मृति उसके पास आती उससे पहले एक आदमी हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ा। उसे अपनी तरफ आता देख स्मृति अपनी जगह पर जम गई। उसके सामने शशांक का चेहरा आने लगा। क्या ये उसका अंत था? उसने डर से आंखें बंद कर ली। ईवा जोर से चिल्लाई, स्मृति हटिए वहां से।
पर वो चाकू उसके पेट में लगता उससे पहले वो आदमी उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है। वो सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। फ्लैशबैक एंड स्मृति की आंखें लाल हो गई थी। तभी उस लड़के के साथ जो दूसरा लड़का था वो जोर से बोला, एंड्रिक सर। ईवा की सांसें रुक सी गई, वो वही जम गई। स्मृति अपनी सांस रोक कर खड़ी थी। जब उसे दर्द नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा सामने वो आदमी जिससे वो टकराई थी, वो उस चाकू मारने वाले का हाथ पकड़कर खड़ा था। ये देख स्मृति 2 कदम पीछे हो गई। डर से वो कांप रही थी। ईवा जोर जोर से सांसें लेने लगती है, जो अभी कुछ सेकंड पहले रुक गई थी। वो आदमी उस गुंडे का हाथ पकड़ मोड़ देता है, जिससे वो गुंडा बुरे तरीके से झटपटाने लगता है। फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो सारे गार्ड्स उन गुंडों पर गन तान देते हैं। वो आदमी पलटकर स्मृति को देखता है, जो अभी भी डर से कांप रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ईवा जल्दी से स्मृति के गले लग गई, जिससे स्मृति होश में आई और उसने भी ईवा को गले लगा लिया। तभी मंदिर के बाहर 5-6 गाड़ियां रुकी और उनसे बॉडीगार्ड बाहर आए। वो जल्दी से वहां खड़े गुंडों और बॉडीगार्ड पर गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड स्मृति और ईवा के सामने जाकर बोला, मैम आप ठीक तो है, प्लीज जल्दी घर चलिए। ईवा उससे बोली, क्या प्रूफ है कि तुम हमारे ही बॉडीगार्ड हो? उसकी बात सुन वो बॉडीगार्ड अपनी आईडी प्रूफ बताते हुए बोला, मम ये रही मेरी आईडी, आप भरोसा कर सकती है। ईवा और स्मृति ने देखा कि उस पे सा एम्पायर का लोगो था। ये देख उन्हें यकीन हो गया। ईवा, इन बॉडीगार्ड से कहो कि ये इनके लोगों से गन हटा दे, इन्होंने हमारी मदद की है। ये सुन वो बॉडीगार्ड एक बार उस आदमी को देखता है और फिर सभी बॉडीगार्ड से गन हटाने को कहता है और गुंडों को ले जाने का इशारा करता है। स्मृति उस आदमी को देखकर बोली, धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। ये सुन वो आदमी कुछ नहीं बोला और मंदिर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे वो सारे बॉडीगार्ड भी अंदर चले गए। स्मृति और ईवा गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो दोनों अभी भी काफी घबराई हुई थी। स्मृति की धड़कनें अभी भी तेज थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़े थे। ईवा का भी कुछ यही हाल था। वो दोनों घर आए तो उस बॉडीगार्ड ने कहा, मैम हमने सर को इन्फॉर्म कर दिया है। स्मृति हाँ में सर हिलाकर बाहर आ गई। वो अंदर आए तो वहां कोई नहीं दिखा, शायद घर पर कोई नहीं था। स्मृति वही सोफे पर बैठ गई। ईवा उसके लिए पानी लेने किचन में चली गई। तभी एंट्रेंस के बाहर 5-6 गाड़ियां रुकी। स्मृति आवाज सुन डर से गेट की तरफ देखने लगी। शशांक कार से जल्दी उतर अंदर आया। उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि स्मृति कहाँ है, वो कैसी है, ठीक तो है। वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, बस उसे स्मृति को देखना था। स्मृति ने शशांक को अंदर आते हुए देखा तो जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। वो भागकर गई और शशांक से लिपट गई। उसने काफी मजबूती से उसे पकड़ लिया था। शशांक ने भी उसे काफी कसकर गले लगा लिया। आज अगर स्मृति को कुछ हो जाता तो वो क्या करता ये उसे भी नहीं पता। स्मृति उसके गले लगकर रोने लगी और शशांक उसे शांत कराने के लिए उसकी पीठ सहला रहा था। ईवा बाहर आए तो उसने शशांक और उसके पीछे खड़े ओरियन को देखा, जिसे देख वो वहीं रुक गई। शशांक स्मृति को बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। ओरियन ने ईवा की तरफ देखा तो जल्दी उसके पास आकर बोला, आप ठीक है? ईवा बिना भाव के बोली, मैं ठीक हूँ। ये बोल वो पानी का ग्लास वहीं रख अपने कमरे में चली गई। ओरियन कुछ समझा नहीं, लेकिन अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि ये हमला किसने करवाया। इधर शशांक स्मृति को आराम से बेड पर बैठाकर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। स्मृति धीरे से पानी पीने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी नहीं रुके थे। शशांक स्मृति को बेड पर आहिस्ता से लेटा देता है और बोला, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ। ये बोल वो स्मृति के पास बैठ उसके सर को सहलाने लगा। स्मृति की आंखें भारी होने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। शशांक धीरे से उसे कंबल ओढ़ा, उसके फोरहेड पर किस कर रूम से बाहर आ गया। उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया था। उसके दिमाग में अब एक ही बात थी, जिसने भी ये हमला किया वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो स्टडी रूम में आया और बुक स्लैब से एक बुक निकाली। बुक के पीछे एक फिंगरप्रिंट लॉक था। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उस पे लगाए। तभी वो लाइब्रेरी की जो पूरी वॉल थी वो साइड हो गई। शशांक के सामने एक रूम था। शशांक उस रूम में एंटर हुआ तो वो वॉल अपने आप बंद हो गई। वहां ओरियन भी था। रूम में हर जगह काफी डिवाइस लगे थे। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी, जिसके पास नीचे बहुत सारे कंप्यूटर थे। हर तरफ कोई ना कोई डिवाइस रखा था। उस बड़ी सी स्क्रीन पर मंदिर की फुटेज चल रही थी और उन्हें ओरियन चला रहा था। फुटेज तब की थी जब स्मृति को ईवा ने धक्का दिया था। शशांक उसके पास आया और देखने लगा कि कैसे वो वहां से भाग रही थी और स्मृति एक आदमी से टकरा गई।
ओरियन उस आदमी की शक्ल देख हैरान हो गया। वो शशांक की तरफ देखता है जो काफी गुस्से से वो पिक्चर देख रहा था जिसमें एक आदमी चाकू से स्मृति पर वार करने दौड़ता है, लेकिन वो आदमी चाकू मारने वाले का हाथ पकड़ लेता है। शशांक गुस्से से बोला, ये किसका काम है? ओरियन, मिस्टर कपूर का। ये सुन जैसे शशांक का दिमाग ठनका, वो गुस्से से उस कमरे से बाहर चला गया। उसे देख ओरियन भी उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने स्मृति की जान बचाई थी वो बैक सीट पर बैठा था और दूसरा लड़का पैसेंजर सीट पर। वो लड़का उस आदमी को मिरर में देख हिम्मत करके बोला, एंड्रिक सर। वो आदमी जो पीछे बैठा था उसका नाम एंड्रिक सारंग है। जैसा कि पहले ही बता दिया कि वो दिखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट है। एंड्रिक इंडिया का था लेकिन उसका बिजनेस अफ्रीका में था और वो वहीं रहता भी है। कुछ काम से ये इंडिया आया था और वो क्या काम है वो आगे पता चलेगा। और आगे जो पैसेंजर सीट पर लड़का बैठा है उसका नाम युआन गर्ग है। वो भी दिखने काफी अच्छा है और वो एंड्रिक का असिस्टेंट है। एंड्रिक के हाथ जो टाइपिंग के लिए चल रहे थे वो रुक गए। वो युआन को बिना भाव के देखता है तो युआन जल्दी से बोला, नो प्रॉब्लम सर। फिर रुककर हम सीधा विला चले। एंड्रिक बाहर देखते हुए बोला, मुझे शशांक के बारे में अभी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। युआन, सर पता चला है कि शशांक अग्निवंशी ने शादी कर ली है। ये सुन एंड्रिक बोला, ओह अच्छा, पता करो किससे की है, मुझे उसकी वाइफ की सारी डिटेल चाहिए। युआन हाँ में सर हिलाकर अपने टैबलेट पर काम करने लगता है। एंड्रिक बाहर देखते हुए मन में बोला, मिलते हैं दोस्त, दुश्मन बनकर। क्या होगा आगे, क्या करेगा शशांक मिस्टर कपूर के साथ? क्यों एंड्रिक शशांक को दोस्त और दुश्मन दोनों कह रहा है और क्यों वो शशांक के बारे में जानना चाहता है? इधर शशांक एक विला के अंदर एंटर करता है। विला की नेम प्लेट पर कपूर्स लिखा था। वो गेट तोड़ते हुए अंदर आया और कार से निकल अंदर जाने लगा तो सामने खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर शशांक का ऑरा इतना डरावना महसूस हो रहा था कि किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। शशांक अंदर आया तो सामने विनय कपूर बैठा था। शशांक को देख विनय खड़ा होकर गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे? वो आगे कुछ बोलता उससे पहले शशांक ने गोली चला दी जो सीधा उसके हेड के साइड से होकर गुजरी थी, जिसे महसूस कर विनय वही सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। अगर वो गोली गलती से भी उसे छू जाती तो क्या होता? शायद ज्यादा कुछ नहीं, बस वो संसार को अलविदा कह चुका होता। शशांक उसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर बोला, शायद तुझे उस दिन मैंने जाने दिया वो ही मेरी गलती थी। लेकिन शशांक अग्निवंशी अपनी गलती बार बार नहीं दोहराता। ये सुन विनय कांपते हुए बोला, मिस्टर अग्निवंशी, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। शशांक अपनी भारी और डरावनी आवाज में बोला, पहले तूने मेरी वेलकम पार्टी में मुझ पे गोली चलवाई, फिर उस 2 कौड़ी के स्मगलर को भेज मेरे एम्प्लॉय को मरवाया, उसके बाद तूने अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती की, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करने की। ये सुन विनय के पसीने छूट गए। वो कांपते हुए बोला, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं उसकी एक जोरदार चीख पूरे मैंशन में गूंज गई। बाहर जितने भी बॉडीगार्ड थे वो भागकर अंदर आए। उन्होंने देखा सामने उनका बॉस अपने पैर को पकड़ जमीन पर लौट रहा था। उन सभी की तो ये दृश्य देख जान ही निकल गई। वो शशांक पर गन तानते उससे पहले ओरियन और उनके गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने सभी को पीछे से निशाना बना दिया। वहां एक गहरी शांति छा चुकी थी। शशांक खड़ा होकर उसके पास आया और विनय के जख्मी पैर पर अपना पैर रख दबाने लगा। विनय दर्द से तड़प उठा। उसके सारे बॉडीगार्ड की आंखें खौफ से फैल गई। शशांक उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। विनय भीख मांगते हुए दर्द से बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। उसकी बात सुन शशांक गुस्से से बोला, मैं चाहता हूं तू ऐसी मौत मरे जिससे देखने वाले की रूह कांप जाए। विनय डरते हुए पीछे गया तो शशांक ओरियन की तरफ देखता है तो ओरियन हाँ में सर हिला देता है। शशांक बाहर की तरफ चला जाता है और बाकी के बॉडीगार्ड विनय को उठाकर ओरियन के पीछे बाहर चल देते हैं। शशांक स्विमिंग पूल के पास खड़ा था। पानी शांत था। विनय को जब वहां लाया गया तो शशांक एक रबड़ की बॉल पानी में फेंकता है। सभी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल विनय की रूह कांप गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी। पानी में पिरान्हा मछलियों के झुंड ने 1 सेकंड में ही उस बॉल के चिथड़े कर दिए थे। विनय रोते हुए बोला, शशांक, शशांक प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो लेकिन ये मत करो। विनय को याद आया कि शशांक एक भयानक मौत देने के लिए भी काफी प्रचलित है। शशांक डेविल स्माइल लिए बोला, तुमने सुना नहीं क्या मेरे बारे में? तुमने गलती कर दी मेरी वाइफ पर नजर डालकर। अगर तूने कुछ और किया होता तो मैं थोड़ा रहम दिखाता, लेकिन तूने वो किया जिसके लिए मैं तुझे छोड़ने की तो क्या आराम से मौत देने के लिए भी नहीं सोच सकता।
अब सजा के लिए तैयार हो जा। ये बोल वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो बॉडीगार्ड विनय के एक पैर को पानी में डालते हैं। तभी 5 सेकंड में पिरान्हा ने उसके पैर की हड्डी तक चबा डाली। विनय दर्द से तड़प रहा था, वो चीख चिल्ला रहा था, पूरा पानी लाल हो गया था। दूर से जो विनय के बॉडीगार्ड देख रहे थे वो तो वही जम गए थे, उनकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकाल दी हो किसी ने। वही शशांक और ओरियन बिना भाव के उसे तड़पता हुआ देख रहे थे, और तो और शशांक के बॉडीगार्ड को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शशांक बॉडीगार्ड से विनय को पानी में छोड़ने का इशारा कर जाने के लिए मुड़ ही था कि विनय की चीखें उसके कानों में पड़ी और सिर्फ 15 सेकंड में पिरान्हा ने उसका सफाया कर दिया था। इधर मेंशन में बाकी सभी को भी पता चल गया था कि ईवा और स्मृति पर हमला हुआ है। दादाजी, शिव, प्रतीक मैनहॉल में बैठे शशांक और ओरियन का इंतजार कर रहे थे। लगभग शाम हो गई थी। ईवा अपने रूम में नोआन की गोद में सर रखकर एक टक दीवार को देख रही थी और नोआन दुखी होकर उसके सर को सहला रहे थे। उनके सामने अब्रम अपने पॉकेट में हाथ डाल दीवार के सहारे खड़ा होकर ईवा को देख रहा था। उसे उन दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा था और उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? आज दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो वो खुद को कैसे फेस करता? उसके पास क्रियांश खड़ा था, वो अब्रम के मन की समझ पा रहा था। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। स्मृति के रूम में स्मृति कब से बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी, शायद आज के बारे में। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एक ही दिशा में देख रही थी। उसके पास कर्निश बैठा था, वो काफी परेशान था स्मृति के लिए। कभी उसने स्मृति को ऐसे नहीं देखा था। स्मृति भले ही उससे उम्र में 3 साल छोटी थी, लेकिन वो हर बार कर्निश की एक माँ की तरह देखभाल करती थी। कर्निश ने अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन स्मृति से मिलने के बाद उसे किसी की केयर मिली थी। अद्विक भी उनके पास खड़ा था, वो भी काफी बुरा फील कर रहा था। आज कुछ भी हो सकता था, उनकी खुशियों को ग्रहण लग सकता था। तभी स्मृति की तंद्रा टूटी, वो कर्निश से बोली, क्या समय हुआ? उसकी आवाज सुन दोनों उसे देखने लगे। अद्विक टाइम देखकर बोला, भाभी 6 बज रहे हैं, क्या हुआ? स्मृति जल्दी उठते हुई बोली, ये क्या, हम तो काफी लेट है, सब जल्दी जल्दी करना होगा। कर्निश और अद्विक एक दूसरे को देखने लगे। कर्निश स्मृति के पास जाकर बोला, क्या हुआ भाभी, आपको कहाँ जाने में लेट हो रहा है? स्मृति उसकी बात पर कुछ नहीं बोली, वो कुछ ढूंढ रही थी। कर्निश उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ भाभी, बताइए ना, आप कहाँ जा रही है? मुझे काफी टेंशन हो रही है। स्मृति उसकी तरफ देख मुस्कुरा कर बोली, अरे आज शिवरात्रि है, हमें पूजा करनी है कर्निश जी। उसकी स्माइल देख कर्निश और अद्विक हैरान थे, वो स्मृति को समझ नहीं पा रहे थे। अभी तो वो इतना परेशान, डरी हुई थी, और अब अचानक। अद्विक स्मृति के पास आकर बोला, लेकिन भाभी आप ठीक तो हैं? स्मृति उसे देख बोली, हाँ हम ठीक है, क्यों आप दोनों खामेखा परेशान हो रहे हैं? फिर वो कर्निश के हाथ पर हाथ रखकर बोली, हम कब तक परेशान रह सकते हैं जब आप सभी हमारे साथ हो? हम हमेशा महादेव का धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आप सब जैसे देवर जो उन्होंने दिए हैं। उसकी बात सुन अद्विक और कर्निश का दिल गदगद हो गया। तभी गेट खुला और अब्रम अंदर आया। वो स्मृति को देख निराशा से बोला, आई एम सॉरी भाभी, सारी मेरी गलती है जो मैंने आप दोनों को अकेले जाने दिया। अगर आज कुछ भी हो जाता तो पता नहीं मैं खुद को कैसे फेस करता। ये बोल वो चुप हो गया। उसे अंदर से काफी दुख हो रहा था कि आज उसकी एक लापरवाही की वजह से कुछ भी हो सकता था। स्मृति उसके पास आकर बोली, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप खुद को क्यों दोषी मान रहे हैं, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है। जो होना था हो गया और इसमें किसी की गलती नहीं है। अब्रम, फिर भी भाभी आई एम सॉरी, अगर मैं आता तो ये सब नहीं होता। स्मृति ये सुन झूठा गुस्सा करते हुए बोली, हमें लगा था भाई अपनी बहन की बात सुनते हैं और मानते भी हैं, लेकिन आप तो ना हमारी सुन रहे हैं और ना ही मान रहे हैं। अब्रम मना करते हुए बोला, नहीं भाभी, मैं बस। स्मृति हल्के गुस्से से बोली, बस। अगर अब आपने एक और बार सॉरी कहा तो हम आपको एक असली बहन की छवि दिखा देंगे, वो भी डरावनी वाली। अब्रम ये सुन परेशान हो गया। वही अद्विक और कर्निश स्मृति के साथ हंसने लगे और अब्रम उन्हें देखने लगा। उन्हें देख उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। फिर स्मृति अचानक सीरियस हो गई, जिसे देख उन तीनों की भी हंसी गायब हो गई। स्मृति उनको घूरते हुए बोली, हम क्या हंसे, आप सब भी हंसने लगे। अद्विक जल्दी से बोले, अरे नहीं भाभी। स्मृति उनके सीरियस फेस देख हंसते हुए बोली, अरे हम मजाक कर रहे थे, आप सबके चेहरे देखने योग्य थे। ये बोल वो हंसने लगी और उसे देख उन तीनों को खुद की बेवकूफी पर हंसी आ गई। स्मृति तीनों से बोली, अच्छा अब आप सब चलिए, हम तैयार होकर आते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गए हम पूजा में। ये सुन तीनों सर हिलाकर चले गए।
स्मृति वॉशरूम में गई तो उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रख खुद को शांत कराने लगी। उसे पता था उसे देख सभी काफी परेशान थे और वो उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आज जो हुआ वो उससे अभी भी डरी हुई थी। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे जानलेवा हमले से डरेगा ही। इधर वो सब नीचे आए तो दादाजी उनसे बोले, क्या हुआ स्मृति बेटा, कैसी है? अब्रम उनके पास बैठते हुए बोला, भाभी काफी समझदार है दादाजी, अपना पैंट छुपाना उन्हें बेखूबी से आता है। कर्निश हल्का उदास होकर बोला, हाँ दादू, हम सब परेशान ना हो इसीलिए वो खुद को नॉर्मल दिखा रही है, लेकिन उनका डर, घबराहट उनकी आंखों में दिख रहा है। ये सुन सभी काफी परेशान हो गए। तभी नोआन भी उन सब के पास आकर बैठते हैं। उनके चेहरे की मायूसी देख पता चल रहा था कि ईवा ने कुछ नहीं कहा। ईवा जब से आई थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कहीं खोसी गई थी। वो सभी को बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी वो यहाँ आई थी। अद्विक बोला, वैसे शशांक और ओरियन कब तक आएंगे? जिसपे शिव बोले, ओरियन से हुई है बात, कुछ देर में आ जाएंगे। इधर स्मृति नहा धोकर नीचे आई तो वो सीधा ईवा के रूम में गई। ईवा एक टक दीवार को ही देख रही थी। स्मृति उसके पास आते हुए प्यार से बोली, ईवा। ये सुन ईवा स्मृति की तरफ देखती है। स्मृति उसके पास बैठ उसे प्यार से गले लगाती है। एक प्यारा सा एहसास पाकर ईवा भी स्मृति को गले लगा देती है। उसकी आंखों से आंसू आने को तैयार थे। उसने जब उस आदमी को स्मृति की तरफ चाकू लेकर भागते देखा तो उसे लगा जैसे उसने स्मृति को भी खो दिया, अपने मॉम डैड की तरह। ये फिर से सोच उसके आंसू बहने लगे। स्मृति उसकी पीठ सहलाने लगी। वो बोली, जो होना था वो हो गया ईवा, देखो अब हम दोनों सुरक्षित हैं तो क्यों वो सब सोचकर दुखी होना। पता है तुम्हें, तुम आज बिल्कुल अलग लग रही थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, जिसने खुद से ज्यादा हमारी सोची, हमें बचाने का प्रयास किया। और अब आप अगर ऐसे ही चुप रहेंगी तो हम भी ऐसे ही अपना अच्छा खासा मूड खराब कर देंगे। ये सुन ईवा स्मृति को और टाइट हक कर रोने लगती है। इधर नोआन उठते हुए बोले, हम स्मृति और ईवा को देखकर आते हैं। जिसपे दादाजी हाँ में सर हिला देते हैं। वो गए ही थे कि एंट्रेस से शशांक और ओरियन अंदर आए। उन्हें देख कर्निश बोला, भाई पता चला हमला किसने किया था? शशांक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो अद्वैक बोला, अरे यार भाभी ईवा के रूम में है। ये सुन शशांक एक नज़र उसे देख अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देता है। इधर नोआन दरवाजे पर ही खड़े अंदर देख रहे थे। स्मृति काफी प्यार से ईवा को समझा रही थी। स्मृति, 1 मिनट कहीं आप पूजा नहीं करना चाहती इसीलिए तो बहाने नहीं बना रही, वरना कल तो आप कह रही थी कि आप भी पूरी रात की पूजा करेंगी हमारे साथ। उसकी बात सुन ईवा उससे दूर होकर अपना नाक साफ करके बोली, कुछ भी, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी। स्मृति उसके आंसू साफ करते हुए बोली, अच्छा ऐसा है तो चलिए जल्दी बात लेकर आइए, हम मंदिर में आपका वेट कर रहे हैं। ये बोल वो उसे खड़ा कर बाथरूम में भेज देती है और खुद बाहर आती है तो नोआन को देख बोली, आप बाहर क्यों खड़े थे दादाजी? नोआन अपने आंखों में आए नमी को साफ करके बोले, गॉड तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने जिस तरीके से ईवा को संभाला उस तरीके आज तक मैं उसे नहीं संभाल पाया। तुम्हारा मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा बेटा। उनकी बात सुन स्मृति बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? ईवा हमारी बहन की तरह है और उसे परेशानी में देख हम कैसे शांत रह सकते हैं। वो दोनों ऐसे कुछ देर बात करते हैं और फिर स्मृति मंदिर में जाकर पूजा की तैयारी करने लगती है और उसकी मदद क्रियांश, प्रतीक और कर्निश कर रहे थे। ऐसा सिर्फ देखने में लग रहा था लेकिन वो तीनों तो आपस में ही लड़ रहे थे। अद्विक वहां आया तो उसे पता चला कि वो तीनों भी स्मृति के साथ जागने वाले हैं तो पहले तो वो खूब हंसा। उसके बाद स्मृति से बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप इनकी बातों में ना ही आओ। पिछली बार इन्होंने पूजा आंटी के साथ पूजा करने का वादा किया था और पहली पूजा में ही सो गए। ये सुन वो तीनों चीढ़ गए और स्मृति ईवा हंस दी। शशांक ऊपर से स्मृति को देख रहा था। सभी ने मिलकर पहली पूजा की ओर सोने चले गए। वहां सिर्फ अब कर्निश, क्रियांश और प्रतीक थे ईवा और स्मृति के साथ। वो कभी स्मृति ईवा के लिए चाय बनाते या कभी बैठ स्मृति से ज्ञान की बातें सुनते। ऐसे ही उनकी चारों पहर की पूजा समाप्त हुई। सुबह का वक्त 5:10 बजे। स्मृति रूम में आई तो देखा शशांक सो रहा है। उसे देख वो धीरे से जाकर बेड पर लेट गई। उसने धीरे से शशांक के सीने पर सर रखा और अपने हाथ उसके आजू बाजू लपेट लिए। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। शशांक ने महसूस किया वो सो गई तो उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे पकड़ अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भी कुछ देर में नींद आ गई। वो पूरी रात नहीं सोया था। वो अपना काम बीच में छोड़ छोड़कर बाहर स्मृति को देखने जाता रहा।
सुबह के 9 बजे शशांक की नींद खुली तो स्मृति अभी भी सो रही थी, जिसे देख वो प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फिर कुछ देर उसे निहारने के बाद आराम से उसे बेड पर सुला वॉशरूम में चला गया। इधर घर की चहल पहल तो घोड़े बेचकर सोई थी कर्निश, प्रतीक और क्रियांश को तो जैसे आज ऑफिस से छुट्टी मिल गई हो, क्योंकि वो सभी रात भर जागने का बहाना कर सो रहे थे, इसीलिए दादाजी ने उन्हें नहीं उठाया। ईवा भी अपने रूम में सो रही थी। शशांक रेडी होकर नीचे आया। उसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस पहना था। वो हॉल में आके बैठ गया। वहां पहले से दादाजी, ओरियन, शिव, अब्रम और अद्विक बैठे थे। शशांक आया तो उसे देख दादाजी बोले, कल मेरे दोस्त श्रीवास्तव की एक पार्टी है, तो क्या तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे नोआन के साथ बीच पर जाना है। अद्विक उन्हें घूरते हुए बोला, काफी जरूरी काम बता दिया आपने। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बिजी हो। सीधा सीधा कहो ना, आपको आपके वो बड़बोले श्रीवास्तव अंकल नहीं पसंद। ये सुन शिव हंसने लगे। दादाजी घूर कर उन्हें देख अद्विक से बोले, तुम क्यों मेरे हाथों से पीटने वाली बातें कर रहे हो। अद्विक अपने दांत दिखा देता है तो शशांक दादाजी से बोला, मैं नहीं जा पाऊंगा दादाजी, मेरी कल लेट नाइट मीटिंग है। दादाजी हाँ में सर हिलाकर बोले, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम नहीं तो क्या अद्विक है ना, वो चला जाएगा। ये सुन अद्विक झल्लाते हुए बोला, नेवर दादू, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। ऊपर से उनकी वो लंबी लंबी बातें सुन कान से खून और आ जाता है। उसके नखरे देख दादाजी सख्त आवाज में बोले, कह दिया ना, तुम ही जाओगे तो तुम ही जाओगे। अद्विक सड़ा सा मुंह बनाकर धीरे से बोला, आप भी सुन लो, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। दादाजी जरा जोर से कहना, मैंने सुना नहीं। ये सुन अद्विक जल्दी से बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये सुन अब्रम और ओरियन उस पे धीरे धीरे हंसने लगे, पर जैसे ही अद्विक ने उन्हें देखा तो वो सीरियस हो गए। सारंग विला एंड्रिक लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था। तभी युआन आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। एंड्रिक बिना भाव के सर हिला देता है। युआन, सर कल शोर्ब श्रीवास्तव के बेटे की न्यू कंपनी ओपनिंग पार्टी है। एंड्रिक अपना सर हिला खड़ा होकर बोला, चलो एक बार सारंग एंटरप्राइजेस चलते हैं, देखना है मेरे बिना मेरी कंपनी के लोग कैसे काम करते हैं। एंड्रिक की इंडिया में सिर्फ एक कंपनी ही थी, लेकिन वो इस कंपनी के काम अफ्रीका से ही करता था। युआन यस सर बोल साइड हो गया। एंड्रिक अपना लैपटॉप उठा चल दिया और उसके पीछे युआन। इधर शशांक अपने कैबिन में बैठा था, तभी डोर नॉक हुआ। शशांक ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कम इन। नेश अंदर आकर शशांक को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। शशांक अपने लैपटॉप में देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। नेश बोला, सॉरी सर, कल मेरे भेजे हुए बॉडीगार्ड लेट पहुंचे। शशांक उसकी बात इग्नोर करके बोला, कल एंड्रिक मंदिर में क्या कर रहा था पता करो। नेश, मैंने पता किया है सर, वो सिर्फ मंदिर गए थे, उनका कल के हमले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सर पता चला है कि एंड्रिक सारंग आपके बारे में हाल ही की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। ये सुन शशांक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, सब पता करने दो उसे, अगर हो सके तो पता करने में उसकी मदद कर देना। नेश को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी शशांक से। शशांक हल्का गंभीर होकर बोला, मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, आगे से मैं तुम्हारी सॉरी नहीं सुनूंगा। नेश जल्दी से बोला, यस सर, आगे से कोई भी लापरवाही नहीं होगी। ये सुन शशांक उसे जाने का इशारा करता है तो नेश उसे ग्रीट कर चला गया। इधर श्रीविका एक कैफे में थी, उसके साथ कोई और नहीं था। वो बैठकर अपने ऑर्डर आने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र मिरर में खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई जो उसे ही देख रहा था। वो बच्चा दिखने में काफी दुबला पतला लग रहा था। उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी, बाल बिखरे थे और कपड़े और चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसे देख श्रीविका का दिल पिघल गया। वो उस बच्चे को अंदर आने का इशारा करती है तो वो बच्चा पहले तो नहीं आता, लेकिन श्रीविका के वापस प्यार से बुलाने पर वो धीरे धीरे अंदर आ गया। श्रीविका बोली, बताओ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे थे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस जमीन को देख रहा था। श्रीविका समझते हुए बोली, अच्छा बताओ, तुम्हें भी यहाँ का यम्मी खाना खाना है। जिसपे वो बच्चा धीरे से हाँ में सर हिला देता है। श्रीविका उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठा कर बोली, चलो बताओ क्या खाना है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला तो श्रीविका ने एक वेटर को बुला अपने हिसाब से उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया। बच्चा अपने सामने चॉकलेट केक देख खुश हो गया और साथ में और भी बहुत सी टेस्टी चीजें थी। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देख श्रीविका भी खुशी से अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो वेटर बिल लेकर आया।
श्रीविका अपने पर्स से कार्ड निकालने को हुई तो उसका पर्स उसके पास नहीं था और ना उसका फोन उसके पास था। उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो अपनी जगह से खड़ी हो अपने आसपास देखने लगी पर उसे पर्स कहीं नहीं मिला। उसने वेटर और बच्चे की तरफ देखा तो वो दोनों उसे ही देख रहे थे। श्रीविका काउंटर पर जाकर बोली, एक्चुअली मेरा वॉलेट और फोन कहीं गिर गया है, तो क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? काउंटर मैनेजर, श्योर मैम, नो प्रॉब्लम। श्रीविका एक नंबर डायल कर कॉल लगा देती है। अविनाश एक मीटिंग ले रहे थे और उनका फोन कैबिन में बार बार रिंग हो रहा था। इधर श्रीविका खुद से बोली, फोन उठाओ पापा। जब 3 से 4 बार करने पर भी कोई फोन नहीं उठता तो श्रीविका मैनेजर से बोली, क्या ये मैं पे आपको बाद में कर सकती हूँ, मतलब 1 घंटे में? मैनेजर, नो मैम, ये अलाउ नहीं है, आप फिर से ट्राई कर लीजिए। श्रीविका सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। तभी वहां कैफे का ओनर आया तो उसने श्रीविका को देख मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने उसे सब बता दिया। ओनर मैनेजर से धीरे स्वर में बोला, तुम ऐसे लोगों को अंदर आने ही क्यों देते हो? अब ये कुछ देर ड्रामा करेगी। वो बोला धीरे था लेकिन श्रीविका ने सुन लिया। वो आंखें छोटी कर ओनर से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आपको ऐसी वैसी दिख रही हूँ? जानते नहीं हो तुम मुझे, समझे? अगर जानते होते तो ऐसे नहीं बोलते। वो मैनेजर बदतमीजी करते हुए बोला, हम जानते हैं तुम्हें, तुम उनमें से हो जो खुद तो झूठ बोलकर खाना खा लेती है और अपने साथ किसी को खिला भी देती है। औनाहीन भावना से उस बच्चे की तरफ देख रहा था जिसे देख श्रीविका के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। एक तो वो उसकी इंसल्ट कर रहा था और ऊपर से उस बच्चे को सुना रहा था। श्रीविका गुस्से से कुछ बोलती उससे पहले मैनेजर बोला, मैम प्लीज आप पे कर दीजिए वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना होगा। उसकी बात सुन श्रीविका अब फटने को तैयार थी। वो जलाते हुए फोन लेती है और एक नंबर डायल करते हुए उनसे बोली, मैंने अपनी इंसल्ट का बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम श्रीविका नहीं, वेट एंड वॉच। ये बोल वो किसी को कॉल करती है। इधर आहूजा एम्पायर में मैनेजर की डेस्क पर फोन रिंग होता है जिसे सुन मैनेजर कॉल उठाकर बोला, हेलो मैं आहूजा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले एक लड़की की आवाज आई जो चिल्लाकर बोल रही थी, मेरी जल्दी अब्रम से बात कराओ। ये सुन मैनेजर बोला, आप कौन बोल रही है? मैं आपकी ऐसे सर से बात नहीं करा सकता। उसकी बात सुन उधर से श्रीविका चीखते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप मेरी अब्रम से बात कराओ, उसे कहो श्रीविका का कॉल है। ये सुन मैनेजर के तो हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो जल्दी अपने टेलीफोन को जो वायरलेस था उसे उठा अब्रम के कैबिन की तरफ भागा। अब्रम अपने कैबिन में बैठ कॉफी पी रहा था, तभी डोर झटके से खुला और मैनेजर जल्दी अंदर आया। उसे देख अब्रम आंखें छोटी कर उसे घूरता है तो मैनेजर सांस लेते हुए बोला, सर एक लड़की गुस्से से फोन पर चीख रही है, कोई श्रीविका नाम की लड़की आपसे बात करना चाहती है। उसकी बात सुन अब्रम के मुंह से कॉफी बाहर निकल गई। अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि ये लड़की इतनी गुस्से में है? वो घबराते हुए फोन को देने का इशारा करता है। मैनेजर फोन उसे देता है तो अब्रम डरते हुए बोला, हेलो। श्रीविका गुस्से से बोली, तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ, मुझे किसी की अक्ल ठिकाने लगानी है। उसके चिल्लाने से अब्रम ने फोन हल्का कान से दूर कर दिया। मैनेजर उसे ही देख रहा था। अब्रम उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ श्रीविका, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। श्रीविका, वाइब कैफे में हूँ, जल्दी आना। अब्रम, बस 5 मिनट में अभी आया। अब्रम फोन रख अपने ब्लेजर को पहन जल्दी से बाहर निकल गया। मैनेजर तो हैरानी से उसे देखते रह गया। आज से पहले उसने अब्रम को किसी के साथ इतना सॉफ्ट नहीं देखा था। इधर अब्रम ड्राइव करते हुए खुद से बोला, इतने बड़े मुंबई में कहाँ होगा वाइब कैफे? उस लड़की को कोई और कैफे नहीं मिला, हर बार किसी ना किसी मुसीबत में फंसती रहती है। इधर श्रीविका और वो ओनर दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कैफे के कस्टम और स्टाफ उन्हें ही देख रहे थे। मैनेजर तो सर पर हाथ रख के बैठा था। श्रीविका मन में बोली, बच्चू आज तुझे सबक नहीं सिखा दिया तो कहना। तभी कैफे के बाहर एक कार रुकी। अब्रम जल्दी अंदर आया तो वो खुद हैरान रह गया। श्रीविका और ओनर दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी हल्ला बोल देंगे। कैफे के लोगों ने अब्रम को देखा तो खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, ये तो आहूजा एम्पायर का सीईओ है, अब्रम आहूजा। श्रीविका ने अब्रम को देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरा वॉलेट कहीं खो गया और जब मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे झूठ बोलने वाली लड़की कहा और पुलिस बुलाने की भी धमकी दे रहे हैं। ये सुन अब्रम गुस्से से उस ओनर को देखने लगा। वही ओनर तो पहले ही अपने सामने आहूजा एम्पायर के मालिक को देख घबरा गया। वो पास आकर जल्दी से बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, ऐसे बहुत से कस्टमर आ चुके हैं इसीलिए हमें भरोसा नहीं हुआ।
अपने मिसबिहेव के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। श्रीविका घूर कर बोली, तुम्हें छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब शर्मिंदा हो तो मैं माफ कर देती हूँ। ये सुन ऑनर के साथ मैनेजर और स्टाफ भी हैरान हो गया। क्या उसने इतनी आसानी से माफ कर दिया? क्योंकि कोई और लड़की होती तो वो ऐसे ही नहीं जाने देती। वही अब्रम हल्की स्माइल करता है, उसे पता था श्रीविका अंदर से कितनी बच्ची है। फिर वो अब्रम के सामने हाथ करके बोली, लाओ अपना कार्ड दो। जिसे सुन अब्रम जल्दी से अपने वॉलेट से कार्ड निकाल श्रीविका के हाथ में रख देता है। श्रीविका ऑनर को देते हुए बोली, ये लो। ऑनर मना करते हुए बोला, नहीं मैम रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। श्रीविका घूर कर बोली, थोड़ी देर पहले तो थी ना, अब ले लो और आगे से किसी से मिसबिहेव करने से पहले उसकी प्रॉब्लम सुन लेना। ये सुन ऑनर खुद पर शर्मिंदा होकर कार्ड मैनेजर को देता है। मैनेजर कार्ड स्वाइप कर उन्हें वापस कर देता है। श्रीविका अब्रम से बोली, कुछ कैश देना। अब्रम उसे देखने लगा, बेचारा कहाँ कार्ड रखने वाला कैश लेकर घूमेगा। फिर भी उसका लक अच्छा था कि उसके वॉलेट में कैश था। वो श्रीविका को देता है तो श्रीविका उस बच्चे के पास आकर उसे देते हुए बोली, ये लो और अपने घर जाना, इनका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना, ठीक है। वो बच्चा मासूमियत से हाँ में सर हिला देता है तो श्रीविका उसके फरहेड पर किस कर देती है। वो बच्चा बाहर चला जाता है। अब्रम श्रीविका को देख रहा था। श्रीविका उसके पास आकर बोली, चले। अब्रम होश में आकर हाँ में सर हिला देता है। अगले दिन शाम का वक्त, शशांक आज ऑफिस ही रुकने वाला था। स्मृति डिनर की तैयारी कर रही थी और ईवा उसके पास खड़ी बातें कर रही थी। पूजा जी और राजेश जी सुबह ही आ चुके थे, अभी वो अपने घर में थे। दादाजी और नोआन तो बाहर गए हुए थे। अद्वैक के कहने पर कर्निश भी जबरदस्ती उसके साथ गया था। बाकी सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। स्मृति बाहर आकर सभी से बोली, डिनर तैयार है। उसकी बात सुन सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। स्मृति और ईवा खाना लेकर बाहर आए और उनके साथ ही बैठ गई। अभी शिव, अब्रम, ओरियन, क्रियांश और प्रतीक ही थे। सभी ने शांति से डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। ईवा टेरेस पर टहल रही थी कि तभी उसकी नजर साइड में गई तो वो घबरा गई। सामने ओरियन खड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से पहले वो उसे नहीं दिखा। ओरियन को लगा कि उसके पीछे कोई है तो उसने मुड़कर देखा। सामने ईवा को देख वो सोच में पड़ गया कि वो क्या बोले। ईवा जाने को हुई तो वो ईवा से बोला, वैसे मैं जा ही रहा था, आप आराम से यहाँ घूम सकती है। उसकी बात सुन ईवा को थोड़ा बुरा लगा कि उसे देख वो जा रहा है। ये देख वो पहली बार उससे नॉर्मल होते हुए जल्दबाजी में बोली, नहीं आप नहीं जा सकते। ओरियन उसे देखने लगा तो ईवा खुद की बात सही करते हुए बोली, मेरा मतलब आप रुक सकते हैं। ओरियन कुछ नहीं बोला, बस जगमगाते हुए मुंबई के व्यू को देखने लगा। ईवा भी उससे कुछ दूरी पर खड़ी होकर व्यू देखने लगी। ईवा को पता नहीं क्यों पर ओरियन के पास होने से उसे अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ पार्टी में अद्वैक और कर्निश सड़ा सा मुंह बनाकर मिस्टर श्रीवास्तव की लंबी लंबी बातें सुन रहे थे। तभी शोभ श्रीवास्तव की नजर गेट पर पड़ी तो वो खुशी से बोले, मिस्टर सारंग आ गए। ये सुन अद्वैक और कर्निश ने भी गेट की तरफ देखा, जहां अनड्रिक ब्लैक बिजनेस सूट पहन पूरे रोब के साथ एंट्री लेता है। पार्टी के सारे गेस्ट उसे ही देख रहे थे। श्रीवास्तव उसके पास जाते हुए बोले, वेलकम मिस्टर सारंग, आपने आके इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए। अनड्रिक बिना भाव के उनसे हाथ मिलाता है। कर्निश अनड्रिक को देख अद्वैक से बोला, अद्वैक भाई आप जानते हो क्या, कौन है ये? अद्वैक, पता नहीं यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इसे छोड़ हम निकलते हैं यहाँ से, मैं और इनकी बातें नहीं सुन सकता। ये सुन कर्निश हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ भाई, मेरी किस्मत होगी अगर मैं यहाँ से सही सलामत घर पहुँच गया तो। शोभ अद्वैक और कर्निश को देख अनड्रिक से बोले, आइए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। ये बोल वो उसे उन दोनों के पास ले आते हैं। अद्वैक और कर्निश निकलते उससे पहले वो अब फिर से अटक गए। अनड्रिक कर्निश को देख कुछ सोचने लगा, जैसे वो उसे शायद जानता है। श्रीवास्तव बोले, इनसे मिलिए, ये हैं अग्निवंशी बॉयज कर्निश और अद्वैक। उनकी बात सुन अनड्रिक के साथ खड़ा युआन भी हल्का हैरान हो गया। क्या उन्होंने अभी अभी अग्निवंशी नाम लिया? कर्निश और अद्वैक ने उसे देख हल्की स्माइल कर दी। अनड्रिक कर्निश को देख मन में बोला, ये कर्निश है, कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। कर्निश कुछ याद करते हुए बोला, वैसे क्या हम पहले भी मिले हैं? अनड्रिक ये सुन बोला, हो सकता है। ये सुन कर्निश अद्वैक की ओर देखता है और अद्वैक उसे। कुछ देर बाद अनड्रिक और युआन किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे थे और अद्वैक को उसका मैनेजर किसी से मिलवाने ले गया। अब कर्निश अकेले ही बोर हो रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा।
कर्निश पलटा तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दिखने में काफी शांत और सरल लग रहा था। उसके चेहरे पर अमीरों वाला तेज था। कर्निश पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, क्या मैं आपको जानता हूं या आप मुझे जानते हो? ये सुन वो आदमी हल्का मुस्कुरा कर बोला, तुम शिव के छोटे बेटे हो ना? कर्निश हैरानी से हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन आप कौन है? जिसपे वो आदमी बोला, मेरा नाम प्रणय राठौर है, मैं तुम्हारे पिता का कॉलेज फ्रेंड हूँ। ये सुन कर्निश मुस्कुरा कर बोला, ओह, मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि मुझे आज पार्टी में आप मिले। वो लोग बातें करते हुए कॉरिडोर में आ गए थे जहां काफी शांति थी। प्रणय मुस्कुरा कर बोले, वैसे क्या शिव ने तुम्हें माफ कर दिया? उनकी बात सुन कर्निश अपनी जगह पर ही रुक गया। वो आश्चर्य से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। प्रणय उसे गौर से देख बोले, क्या उसने तुम्हें अभी तक अपर्णा की मृत्यु के लिए माफ नहीं किया? उनकी बात सुन कर्निश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई कि उसकी मॉम के कारण शिव उससे नाराज थे। वो प्रणय से बोला, आप क्या कह रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज सही से बताइए। उसकी बात सुन वो बोले, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता बेटा, मुझे माफ करना। कर्निश उनके हाथ को पकड़कर बोला, प्लीज अंकल मुझे बताइए, मैं ये बात कब से जानना चाहता था। उसकी बात सुन प्रणय मन में कुटिलता से मुस्कुरा देते हैं, फिर अपने चेहरे पर मायूसी लाकर बोले, बेटा मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन तुम्हारे कहने पर बता रहा हूँ। अपर्णा की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई थी और यही वजह है को शिव तुमसे नफरत करता है, लेकिन मुझे जानकर हैरानी हुई कि वो अभी भी तुमसे नफरत करता है। उनकी बात सुन कर्निश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे हर वो चीज याद आने लगी जब शिव उसे नफरत से देखते थे और हर बार उसे कुछ ना कुछ कड़वा सुनाते रहते थे। ये सोच उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे देख प्रणय उसे पकड़ने को हुए तो कर्निश खुद सहारे से खड़ा होकर धीरे धीरे बाहर चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उसे पता चला था कि क्यों उसके पापा उससे नफरत करते हैं और क्यों हर बार उसका भाई उसे जानने से रोकता है। वो अपनी ही मां के मौत का कारण है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। वो बेसुध सा सड़क पर चले जा रहा था। इधर पार्टी में अद्वैत कर्निश को ढूंढते हुए प्रणय से टकरा गया। वो माफी मांग आगे जाने को हुआ तो प्रणय ने कहा, तू कर्निश को ढूंढ रहे हो? ये सुन अद्वैत मुड़कर बोला, आप कौन और आपको कैसे पता? प्रणय बोले, मैं शिव का दोस्त हूँ। कर्निश अभी मुझे बाहर जाते हुए दिखा, शायद वो परेशान था। ये सुन अद्वैत परेशान हो गया। वो उन पे ध्यान ना देकर बाहर की तरफ भागा। एंड्रिक की नजरें कर्निश को ही तलाश रही थी कि तभी युआन बोला, सर अब हमें चलना चाहिए। ये सुन एंड्रिक हाँ में सर हिला। एक बार फिर पार्टी में नजर दौड़ता है लेकिन कर्निश उसे कहीं नहीं मिला। वो युआन के साथ बाहर चला जाता है। अद्वैत ने इधर हर जगह देख लिया था। वो अब कर्निश के लिए परेशान हो रहा था। वो ओरियन को कॉल करता है तो उधर से कुछ ही देर में ओरियन कॉल उठाता है। अद्वैत घबराकर बोला, कर्निश घर आया क्या? ये सुन ओरियन बोला, कर्निश तो तेरे साथ था ना? ओरियन के पास शिव बैठे थे और वो दोनों स्टडी रूम में थे। कर्निश का नाम सुन शिव ओरियन को देखने लगे। अद्वैत परेशान होकर बोला था, यार पर अब नहीं है, पता नहीं गधा साला कहाँ चला गया पार्टी से। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। ये सुन ओरियन खड़े होते हुए बोला, तूने शशांक से कहा? अद्वैत, यार वो फोन नहीं उठा रहा। तू कुछ कर, मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद हो गया। ओरियन रुक, मैं कुछ करता हूं, तू बस आसपास एक बार फिर देख के आ। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। शिव बोले, क्या हुआ, कहाँ है कर्निश? ओरियन शशांक को कॉल करते हुए बोला, पता नहीं अंकल। शशांक जो मीटिंग ले रहा था, बार बार कॉल आते देख वो गुस्से से फोन उठाकर कुछ बोलता। उससे पहले ओरियन बोला, शशांक कर्निश मिल नहीं रहा। ये सुन शशांक हैरानी से बोला, क्या मतलब मिल नहीं रहा? ओरियन, पता नहीं, अद्वैत का कॉल आया था, वो बोल रहा है, उसने कहा कि कर्निश पार्टी से कहीं चला गया है। आमतौर पर कर्निश ऐसा मजाक नहीं करता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शशांक मीटिंग रूम साइड जाकर बोला, उसकी लोकेशन ट्रेस करो। ये बोल वो फोन रख सभी के पास जाकर बोला, आप सभी जा सकते हैं, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। ये बोल वो बिना कुछ बोले जल्दी बाहर चला गया और मीटिंग के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शशांक कार तक आता ही है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो फोन उठाकर कुछ बोलता, उससे पहले सामने से आवाज आई, शशांक अग्निवंशी कैसे हो तुम? ये आवाज सुन शशांक की आंखें गहरी हो गई। वो इस आवाज को बेखूबी पहचानता था। कॉल पर आवाज सुन शशांक का चेहरा डार्क हो गया। वो कुछ नहीं बोला तो सामने से आवाज आई, क्या हुआ? शशांक हैरान हो, इतने सालों बाद मेरी आवाज सुनकर, या भूल गए अपने पुराने दोस्त की आवाज? ये सुन शशांक हल्का हंसकर बोला, एंड्रिक सारंग, तुम कोई भुलाने वाली चीज थोड़ी हो।
भला अपने सबसे खास दोस्त को मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। ये बोल शशांक फोन रखने को हुआ तो इंद्रिक बोला, रुक जाओ शशांक, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न नहीं किया। उसकी बात सुन शशांक रुक गया तो इंद्रिक बोला, तुम्हें पता है मैं आज किस से मिला? शशांक कुछ नहीं बोला तो इंद्रिक आगे बोला, तुम नहीं पूछोगे लेकिन मैं बता देता हूं, मैं आज अग्निवंशी खानदान के छोटे बेटे से मिला, कर्निश अग्निवंशी से। काफी प्यार है तुम्हारा भाई, लेकिन तुमने सुना तो होगा प्यारी चीजों को नजर जल्दी लग जाती है। ये सुन शशांक का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मिल लिए ना तो अब उससे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इंद्रिक हंसते हुए बोला, तुम्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आता है यार। वैसे क्या हो अगर तुम्हारे भाई को पता चले कि उसके डैड उससे नफरत क्यों करते हैं, या फिर तुम्हारी नई नवेली पत्नी कहीं गायब हो जाए या मर जाए और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सोचा वॉर्न कर दूं। ये बोल वो फोन रख देता है। शशांक के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी कार में बैठ कार स्टार्ट करता है और तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ा देता है। कुछ ही देर में उसका फोन बजा तो उसने बिना देखे पिक कर लिया। सामने से अद्वैक बोला, शशांक मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। शशांक तुम घर जाओ, मुझे पता है वो कहाँ है। अद्वैक, कहाँ है? शशांक, उसकी सीक्रेट लेक पर। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। इधर अद्वैक को कुछ समझ नहीं आया, तभी उसके फोन पर ओरियन का नाम शो हुआ। उसने कॉल रिसीव किया तो ओरियन बोला, कुछ पता चला कहाँ है वो? अद्वैक, शशांक से बात हुई, वो बोल रहा है वो हर बार जहां जाता है वही गया, अपनी सीक्रेट लेक पर। ओरियन ने सुना तो उसने शिव को देखा। शिव जल्दी से बाहर जाते हुए बोले, मुझे पता है वो कहाँ होगा, मैं लेकर आता हूँ उसे। ये बोल वो चले गए। ओरियन उन्हें रोकता, लेकिन उसे लगा कि शायद उनका जाना सही होगा। इधर कर्निश एक लेक के किनारे बैठा था। वो लेक ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सुंदर काफी थी। वहां इस पार से उस पार जाने के लिए लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था। आसपास हरियाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। पानी में चांद की छवि दिख रही थी और उसकी रोशनी से पानी हीरे की तरह चमक रहा था। पर कर्निश को तो जैसे उस व्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो पानी में पत्थर फेंक रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि अगर वो नहीं होता तो उसकी माँ होती और वो पूरा परिवार खुशियों से भरा होता। वो काफी डाउन फील कर रहा था। अंदर से वो काफी टूट चुका था। अभी लगभग 20 मिनट ही हुए थे कि वहां एक कार आकर रुकी। कर्निश ने उधर देखा ही नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उस कार से शिव उतरे और कर्निश को देख उसके पास आए। वो कर्निश से बोले, क्या हुआ कर्निश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन कर्निश पलटकर उन्हें देखता है तो उसे फिर वो सब कही बातें याद आने लगी। वही शशांक जो कब से कार में बैठकर कर्निश को देख रहा था, वो जैसे ही उसके पास जाने को हुआ तो उससे पहले शिव को उसने देख लिया और वहीं दूर रुक गया। शिव को कुछ समझ नहीं आया, तभी कर्निश खोए हुए स्वर में बोला, पापा क्या मेरी वजह से माँ की जान गई है? ये सुन शिव और शशांक दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कर्निश को ये बात कैसे पता चली। शशांक के सामने बस एक शख्स का चेहरा था और वो था इंद्रिक। मतलब इंद्रिक ने कर्निश को सब बता दिया। शिव को मौन देख कर्निश हल्का हंसकर बोला, देखो ना पापा, जब आपकी नफरत कम हुई तो मुझे खुद से नफरत हो गई। आप सही थे, मैं नफरत के ही काबिल था। एक ऐसा ग्रहण बनकर आया कि पूरे परिवार की खुशियां खत्म कर दी। ये बोल उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रहा था। शिव एक थंबे की भांति खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जब ये परिस्थिति उनके सामने होगी तो वो क्या करेंगे। पर कर्निश के आंसू देख उनकी आंखें भी नम हो गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुमने खुशियां खत्म की है, जबकि तुम जब इस दुनिया में आए थे तब हम सबको खुश होने का कारण मिला। अपर्णा की मृत्यु और तुम्हारे जन्म का कोई वास्ता नहीं था। मैं ही पागल था जिसने ये दोनों बातें जोड़ दी। कर्निश ये सुन बोला, आपने सही तो किया पापा, मैं काश होता ही नहीं तो माँ आपके साथ होती, आप और भाई आज कितने खुश होते। शिव उसके पास बैठते हुए बोले, थप्पड़ मरूंगा अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो। जो गलती मैंने की तुम्हारे साथ करके वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, और अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा सच। कर्निश उन्हें देखने लगा। शशांक भी उन्हें ही देख रहा था। शिव बोले, ये बात 25 साल पुरानी है, जब मैं, अपर्णा और शशांक तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फ्लैशबैक 25 साल पहले अग्निवंशी मैंशन। पूरे मैंशन में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैन हॉल में एक 3 साल का बच्चा रोते हुए इधर उधर भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए कुछ मैड उसके पीछे भाग रही थी।
अपर्णा सोफे पर बैठी थी, उनका 8th मंथ चल रहा था। वो प्यार से बोली, शशांक इधर आओ बेटा, ऐसे क्यों मस्ती कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी मम्मा और मम्मा का छोटा बेबी परेशान हो? ये प्यारा सा बच्चा कोई और नहीं शशांक था, जो दिखने में काफी क्यूट था। ये सुन शशांक ठुमक ठुमक चलते हुए उनके पास आकर रोते हुए बोला, मम्मी मैं भी आओ था, मुझसे स्कूल नहीं जाना। अपर्णा उसके आंसू साफ करके बोली, ऐसे रोते नहीं बच्चा, आप तो गुड बॉय हो ना, और अच्छे लड़के हमेशा स्कूल जाते हैं। अगर बेबी को पता चला कि उसके बड़े भाई स्कूल नहीं जाते, वो बैड बॉय है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शशांक सिसकते हुए ना में सर हिला देता है तो अपर्णा उसके गाल पर किस करके बोली, देखा हमारा शशांक कितना समझदार है, हम यू जाएंगे और यू आ जाएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे टॉय भी लेकर आएंगे। ये सुन शशांक के उदास चेहरे पर स्माइल आ गई। दादाजी आते हुए बोले, तो आखिरकार मान ही गया शैतान, कल से घर को सर पर उठा रखा है। दादाजी को देख शशांक भागते हुए उनके पास गया और उनके पैरों से लिपट गया, जिसे देख दादाजी उसे गोद में उठाकर बोले, ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी मम्मा ने जो तुम ऐसे उछल रहे हो? जिसे सुन शशांक अपने हाथ दादाजी के गले पर लपटे हुए बोला, दादू मोमी ने कहा है वो मेरे लिए बोट छाली थिलोन लाए थी। ये सुन दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा जी, मतलब लालच दिया गया है, वरना बिना लालच के आपका पोता मानेगा थोड़ी ना दादाजी। ये आवाज सुन दादाजी और अपर्णा ने एंट्रेस की तरफ देखा, जहां अविनाश और शाहिका अंदर आ रहे थे, और ये बात शाहिका ने कही थी। शशांक उन्हें देख जोर से बोला, माछी। ये बोल वो जल्दी फिसल के दादाजी की गोद से उतर गया और भागते हुए शाहिका की तरफ गया। शाहिका ने भी नीचे बैठ अपनी बाहें फैला दी। शशांक उन्हें टाइटल हग करता है तो शाहिका भी उसके फरहेड पर किस करके बोली, मेरा बच्चा कैसा है? शशांक अलग होकर बोला, बोट अच्छा माछी। अविनाश जाकर सोफे पर बैठ हंसते हुए बोला, देखा शाहिका, ये चालक शशांक तुम्हें माँ छी कहता है, समझ रही हो ना? ये सुन अपर्णा और दादाजी हंस दिए। शाहिका शशांक को गोद में उठाकर लाते हुए अविनाश को घूरकर बोली, कोई बात नहीं, कम से कम ये मुझे कुछ कहता तो है, तुम्हें तो घाटता तक नहीं, क्यों शशांक सही कहा ना? ये सुन अब दादाजी और अपर्णा अविनाश को देख मुंह दबाकर हंसने लगे। शशांक शाहिका के गाल पर अपना गाल रब करते हुए बोला, मांझी। अविनाश शशांक को देख शाहिका से बोला, अभी देखना शाहिका, मैं तुम्हारे लाडले का असली चेहरा सामने लाता हूँ। ये बोल अविनाश जेब से बड़ी सी चॉकलेट निकालकर बोले, ये देखो शशांक, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शशांक ने एक पल उसे देखा और फिर से शाहिका के गले लगकर बोला, मांझी। अब तो अविनाश कुछ कहने योग्य नहीं रहे। तभी सीढ़ियों से शिव आते हुए बोले, अविनाश, मैंने सुना तुम शशांक के लिए कुछ सरप्राइज लाने वाले हो। उन्हें देख अविनाश जल्दी से बोले, हाँ बिल्कुल, पर अब क्या फायदा, शशांक ने तो मना कर दिया। ये सुन शशांक उन्हें देखने लगा जैसे वो अपनी टीम चेंज करने की सोच रहा हो। शिव अपर्णा की कमर के पीछे पिलो लगाकर बोले, हाँ और क्या, वैसे भी तुम्हारी मांझी ने कुछ लाकर दिया है तुम्हें कभी? ये सुन शाहिका शिव को घूरने लगी। शशांक उतने को हुआ तो अविनाश और शिव अपनी चाल पर मुस्कुरा दिए। तभी अपर्णा बोली, शशांक, याद करो मासी तुम्हारे लिए कितना अच्छा कार सेट लाई थी, वैसा ही और चाहिए ना? तुम्हारे पापा तो बस बहाने बनाते हैं। शशांक उतरते उतरते रुक गया और फिर से शाहिक के गले लग गया, जिसे देख शाहिका और अपर्णा एक दूसरे को हाई फाई देती है। अविनाश और शिव दोनों उन्हें घूर कर देखते हैं। शाहिका शिव से बोली, मान जाओ ना शिव कि तुम हर बार मेरे सामने फेल हो, कॉलेज में भी और घर में भी। ये सुन शिव शाहिका की नाक पर हल्की उंगली से मारकर बोले, नेवर शाहिका धूर्नी, याद करो हर बार तुमसे आगे रहता हूं मैं। शाहिका अपनी नाक रब करके बोली, जाओ जाओ, हर बार मुंह की खाने की आदत हो गई है दोनों दोस्तों को। उनकी नोक-झोंक देख अपर्णा हंसते हुए बोली, आप दोनों अभी भी वैसे ही लड़ते हो जैसे कॉलेज में लड़ा करते थे। दादाजी उन्हें चुप कराकर बोले, अरे बस करो, तुम्हें आश्रम नहीं जाना क्या? ये सुन शिव बोले, अरे हाँ, मैं भी किस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अविनाश, जिसमें दिमाग ही नहीं है। ये बोल वो दोनों हंस दिए तो शाहिका बोली, अच्छा चलो घर बताती हूँ किसमें कितना दिमाग है। उनकी धमकी सुन अविनाश की हंसी गायब हो गई। शिव बोले, चले अपर्णा, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। जिसपे अपर्णा धीरे से उठने लगती है तो शाहिका उनकी मदद करते हुए बोली, वैसे मैं और अविनाश आज शशांक को बाहर घुमाने के लिए ले जाने आए थे। उनकी बात सुन दादाजी बोले, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी शशांक स्कूल ना जाने के लिए रो रहा था। अविनाश दादाजी से बोले, आप अकेले क्या करेंगे, चलिए ना हमारे साथ ही। जिसपे शिव बोले, हाँ पापा, आपको भी जाना चाहिए, वैसे भी मुझे और अपर्णा को आते आते रात हो जाएगी।
ये सुन दादाजी कुछ सोच जाने को तैयार हो जाते हैं। अपर्णा को शिव आराम से कार में बैठाकर आश्रम के लिए निकल गए। शाहिका और अविनाश भी शशांक और दादाजी को लेकर गार्डन के लिए निकल गए। शिव ड्राइव कर रहे थे कि तभी रास्ते में एक ब्रेकर आया तो शिव ने गाड़ी काफी स्लो कर दी और काफी धीरे से गाड़ी उस पे से निकाली। ये देख अपर्णा हंसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी स्लो करने की जरूरत नहीं थी। ये सुन शिव प्यार से बोले, तुम्हें या बेबी को कोई भी परेशानी हो ये मैं देख नहीं सकता अपर्णा। ये सुन अपर्णा मुस्कुरा दी। आश्रम शिव और अपर्णा अभी अपने कुल गुरु के सामने बैठे थे जो काफी ज्ञानी थे। गुरुजी अपर्णा के सर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगा रहे थे, तभी उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे जिसे देख शिव को घबराहट होने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।